हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट के जो हिंदी टॉपिक है उसी को हम कवर करेंगे, जो कि विगत वर्ष परीक्षा में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज आपको मैं ऐसी एनालिसिस कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे प्रश्न सी टेट में बन रहे हैं, और सभी प्रश्न पेडोलॉजी हैं। और सभी प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्नों के उत्तर को निकालकर एक सही प्रश्न की प्रक्रिया चुनने की प्रक्रिया को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है जो कक्षा 1 का बालक होता है या जो बालिका होता है, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, क्या लिखना शुरू करते हैं? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। याद रखिएगा, कक्षा 1 का जो छात्र होता है, ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट नहीं है दोस्तों। कक्षा 1 का लड़का जो होता है वह लिखना स्टार्ट करता है चित्र बनाने से, वह चित्र से वो सीखना स्टार्ट कर देता है कक्षा 1 का लड़का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो ये आपका गलत है, इसलिए मैंने चुनिंदे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? चारों ऑप्शन आपको देखना होगा। यह निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। याद रखिएगा, जो भाषा कौशल का क्रम है प्यारे, वह एक निश्चित क्रम में नहीं सीखा जाता है, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं दोस्तों। भाषा क्रम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर आप क सीखे हैं तो क ये कन्फर्म नहीं है प्यारे कि आप एक निश्चित क्रम में ख ही सीखेंगे। बच्चा क के बाद म भी सीख जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, क्यों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? क्योंकि अगर बालक धीरे धीरे जैसे क सीखा है तो वह ख सीखेगा, ग सीखेगा, तो एक दूसरे से ये अंतः संबंधित होते हैं, सीखने की प्रक्रिया होती है। यह कभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते दोस्तों, ये भी बात गलत है। कभी भी ये एक साथ सीखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाषा कौशल है, जैसे पढ़ने का एक क्रम है, क ख ग घ, एक साथ भी कोई सीख सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा प्यारे? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करते हुए आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति को, अलंकृत भाषा को, भाषा की संरचना को, व्याकरण सम्मत भाषा को। याद रखिएगा, व्याकरण सम्मत भाषा रटन प्रक्रिया पर आधारित है, और भाषा की संरचना और अलंकृत भाषा भी ये आपकी रटन प्रक्रिया पर आधारित है। और भाषा की संरचना और सहज अभिव्यक्ति दोनों में अगर आप देखेंगे प्यारे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव चीज़ें निकल कर आ रहा है कि सहज अभिव्यक्ति ही भाषा सीखने, भाषा आकलन की सर्वाधिक महत्व विधि है। ये बात याद रखिएगा। सहज अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र किसी चीज़ को कहीं भी प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो कोई बच्चा है, उसको आप पढ़ना सिखा रहे हैं, शुरुआत करा रहे हैं, तो आप किस चीज़ को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो वह सर्वाधिक महत्व क्या होगा? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को। याद रखिए प्यारे, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मैं चुनिंदे क्वेश्चनों को चुन के लाया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा, इसका भी आप गलत ही सोचेंगे। कोई लोग अक्षर ज्ञान के साथ जाएगा, कोई वर्णमाला के साथ जाएगा, कोई शुद्ध उच्चारण के साथ जाएगा, लेकिन तीनों चीज़ क्या है प्यारे? गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, रोचक कहानी से। बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? रोचक कहानी से करना चाहिए। कक्षा 1 का बालक है या 2 का बालक है, 3 का बालक है, सबसे पहले उसको कहानी सिखाएंगे। कहानी के प्रति उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, और धीरे धीरे वह सीखने के प्रति क्या होगा दोस्तों? उत्साहित होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बच्चों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा के किस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा किस भाग पर बल देना आप अच्छा समझेंगे? तो याद रखिएगा, व्याकरणिक नियम या रटन प्रणाली है, इसलिए गलत हो जाएगा। व्याकरण ज्ञान, ये भी रटन प्रणाली है, गलत हो जाएगा। भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग, याद रखिएगा, अगर बच्चे को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस
पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो भाषा प्रयोग कहेंगे, जो भाषा है उसको प्रयोग करो। जब बच्चा किसी भाषा को प्रयोग करता है, प्रैक्टिकली रूप से बच्चा सीखना चाहता है, तो वह जल्दी सीख जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है। किस पर सर्वाधिक बल देता है मौखिक भाषा का आकलन? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर। तो मौखिक भाषा का जो आकलन है वह सर्वाधिक जो देगा, सर्वाधिक बल देगा, वह विचार की क्रमबद्धता पर देगा। याद रखिएगा, मौखिक भाषा जो होती है वह कोई भी व्यक्ति बोलकर उसे प्रकट करता है, और जो मौखिक भाषा होती है, जब व्यक्ति बोलता है तो अपने विचारों को वह क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, मतलब क्या और क्या करते हैं। थोड़ा यह मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं। याद रखिएगा, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी समेट लिया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? तो याद रखिएगा, मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवेश से, अपने घर से, अपने परिवार से लेकर आता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, सीखता है मतलब। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। बात तो कुछ सही है। आगे देखते हैं, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। चलिए, कुछ बात ये भी हम सही रखते हैं। आगे देखिए, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना एक गलत बात है दोस्तों। विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, जो ये 4 नंबर है, ये भी तो बात कुछ सही है, लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है जितनी की बात ऑप्शन नंबर 1 सही कर रहा है दोस्तों, कि किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते रहना, जैसे मलयालम, कन्नड़, जो भी उर्दू, संस्कृत, जो भी भाषा रहे उसको आप जोड़िए। सबसे पहली भाषा बच्चे के मातृभाषा से स्टार्ट करिए, जो अपने परिवार, समुदाय, समाज से वह जोड़ सीख कर आया है, उसी में बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करने चाहिए। आगे देखते हैं, बोली से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बोली, ठीक ना, तो याद रखेंगे, बोली से क्या तात्पर्य है? तो किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता है, किसी एक क्षेत्र विशेष लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा है। याद रखिए, लेखन के लिए तो बोली का महत्व होगा नहीं प्यारे। किसी कार्य विशेष के संबंध में रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता है और सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा है। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता बोली कहलाती है। गलत बात है प्यारे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता है, उसे हम बोली कहते हैं। याद रखिएगा, बोली फिर क्या हो जाती है, जगह जगह जाने पर बोली में बदलाव आता है, अलग अलग प्रकार की बोलियां पाई जाती है। अपने संविधान के अनुसार 22 बोलियों का प्रावधान है, इस बात को याद रखिएगा, भाषाओं का प्रावधान है। बोली का मतलब भाषा से है प्यारे। आगे देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधित इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? कोई भी अध्यापिका है। रोल प्ले का मतलब होता है जब जो भी कुछ वो पढ़ाती है तो कोई ना कोई चीज़, जैसे कुछ भी पढ़ा रही हो तो वह बच्चों के ऊपर उसको रोल प्ले कराती है। कहती है कि चलो, अगर भगत सिंह की कहानी सुना रही हैं तो वह भगत सिंह किसी बच्चे को बना देती हैं, किसी को सुभाष चंद्र बना देती हैं, किसी को गांधी जी बना देती हैं, और ऐसा करके बच्चों को सिखाने में अच्छा समझती हैं। तो यही कह रहा है कि यह आकलन क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब रोल प्ले जैसी बात आ जाए, जब उस बच्चे को खेल खेल में जोड़ के रचनात्मक तरीके से सिखाने की बात आ जाए, तो यह आकलन प्यारे रचनात्मक आकलन कहलाता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर, वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषा अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यह अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवाना चाह रही हैं। अगला है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधित जागरूकता पैदा करना चाह रही हैं, और शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता की समझ विकसित करना चाह रही हैं, और कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाह रही हैं। याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है प्यारे, वह सही हो जाएगा। किस आधार पर? सबसे पॉजिटिव यही आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन है
क्यों? याद रखिएगा, कोई अध्यापिका हैं, कोई शिक्षार्थियों की भाषा या शिक्षार्थियों का नाम उनके ऊपर लिख दे रही हैं और कह रही हैं कि आप इसको करो। जैसे मान लीजिए कि वह वन में लेकर गईं, वन का वो परिवेश करा रही हैं और बच्चा ही है तो क्या करे, उसके ऊपर किसी को शेर बना दे रही हैं, किसी को चीता बना दे रही हैं और कह रही हैं कि यह शेर है, यह चीता है। तो उस शिक्षिका का और मतलब यही है कि वह कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाह रही हैं। परिवेश का मतलब होता है आपके वातावरण, पर्यावरण जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसे वह वन में लेकर गई तो वन का वह समझ विकसित करना चाहेंगी बच्चे के अंदर, तो समृद्ध परिवेश सृजित करना ही उनका लक्ष्य है। आगे देखेंगे भाषांतरण। भाषांतरण से आप क्या समझते हैं? ट्रांसवैगलेजिंग, जो कि यह कौन सी प्रक्रिया है? भाषा का हस्तांतरण। याद रखिएगा, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना और कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना और सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। याद रखिएगा, जो ये हस्तांतरण की बात है ना दोस्तों, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, यही है भाषा हस्तांतरण। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा और इसको समझिएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे, प्रश्न जो होता है प्यारे काफ़ी लेंदी होता है, बड़ा प्रश्न होने के कारण आंसर जल्दी से नहीं निकल पाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आंसर निकालने में आपको आसानी होगी। आगे देखेंगे, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण सीखने का बात कर रहा है कि व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण के नियम को सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना और किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने के स्वरूप में गलतियां निकालना। गलतियां निकालना व्याकरण का मतलब नहीं है दोस्तों, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। जो आप इसको देखेंगे तो अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, व्याकरण सीखना, व्याकरण के नियम सीखना से मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे 2 ऑप्शन आपके सामने बचे, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना। यहाँ पे सीखना और प्रयोग दोनों की बात कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, त्रुटियां से क्या अभिप्राय है? काफ़ी कई बार ये प्रश्न पूछा है दोस्तों, यूपी टेट में भी ये प्रश्न रिपीटेड है। तो त्रुटियां से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, कभी नहीं दोस्तों। आप लोग टैग वर्ड में पढ़े होंगे और भी जगह पढ़े होंगे कि बच्चे जब भी त्रुटि करें तो उनको डांटे फटकारे ना, उनको मारे पीटे ना, कोई दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर न करें। त्रुटियों को उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। याद रखें, त्रुटियों को कभी भी करने से बचना नहीं चाहिए। त्रुटियां करना एक पॉजिटिव बात के रूप में सीटेट एनसीईआरटी रखती है। त्रुटियों को उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, ये बात सही है और ये भी बात सही है। लेकिन दोनों में अगर पॉजिटिव बात ढूंढ कर निकालेंगे दोस्तों, तो त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं। ऑप्शन नंबर 1, सीखेगा वही जो त्रुटि करेगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का पहला। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनका हम पहचान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राहम शब्द संपदा। याद रखिएगा, सुनना और पढ़ना। याद रखें, जब कौशल आपको पढ़ाए गए होंगे 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो उसमें सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं। तो इसे ग्राह्य शब्द संपदा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, ये दोनों की प्रक्रिया जब होती है तो बच्चा ग्रहण करके और उस चीज़ को निष्कर्ष निकालता है। तो इस आधार पर ग्राह्य शब्द संपदा इसे हम कहेंगे। आगे देखेंगे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने, सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है तभी आंसर निकल कर आता है, क्योंकि ऐसा भी होता है आंसर आप कहेंगे ए है तो उससे अच्छा भी ऑप्शन कोई आ जाता है, तो इसलिए आपका प्रश्न गलती हो जाएगा। तो अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना प्रारंभ करें, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। याद रखिएगा, कभी भी बच्चे
की भाषा को इस्तेमाल करिए, तो इसलिए यह बात जो हो जाएगा प्यारे वो गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अध्यापक अपनी भाषा में पढ़ाएंगे और फिर कहेंगे कि विद्यालय में शिक्षार्थी अपनी भाषा को पढ़ेंगे, नहीं, वह ऑप्शन कभी नहीं सही हो सकता। ये अगर ये कहता कि सर्वप्रथम बच्चे की भाषा से स्टार्ट करेंगे और बाद में विद्यालय भाषा का प्रयोग करेंगे, तब बात सही होगा, याद ये रखिए। आगे देखते हैं, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो सबसे नेगेटिव बात है, ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकते हैं, याद रखिए ये बात सही है। अगला देख लेते हैं, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है और शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, गलत बात है, कभी नहीं। बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले जब वो बच्चा विद्यालय में आए तो उसको उसी के भाषा में पढ़ाने की कोशिश करिए, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारी को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थी की अधिगम शैली कौन है? याद रखिए दोस्तों, मौखिक का मतलब होता है सुनकर। जब टीचर बोले मौखिक रूप से, जब टीचर अपने मुंह से बोलता है तो उसी को मौखिक रूप बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यह वह बच्चा सीखने में असमर्थ है और बच्चा किस रूप में सीखने अच्छा समझता है? लिखित रूप में, मतलब लिखा लिखाया श्यामपट्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे, किताब पे, बुक पे कहीं भी लिखा हुआ है तो वह पढ़कर लिखित जो चीज़ है उसको मतलब पढ़ना वह अच्छा समझता है, पसंद करता है। तो शिक्षार्थी अधिगम की कौन सी शैली है? याद रखिए, अगर वह मौखिक रूप से सुनना स्टार्ट करता तो श्रव्य होता, लेकिन वह लिखित रूप से पसंद करता है तो दृश्य यह शैली कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 2, दृश्य का मतलब पढ़कर, देखकर पढ़ना, याद रखिएगा ये होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों का एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? याद रखिएगा, रोल प्ले दी है और कही है कि आपको इसी पे विचार करना है। मतलब एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है और जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान। देखो शब्दों में आप लोग प्यारे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? याद रखो, कितने लोग अभिनय के साथ जाएंगे? रोल प्ले कराना है, अभिनय के संबंधित बात को मत ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना है तो विचारों का आदान प्रदान लेखन से होता है? नहीं होता है। पठन से होता है? नहीं होता है। विचारों का आदान प्रदान बोली से होता है, वाचन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने कितने बातों में गलत क्वेश्चन निकल कर आएंगे और आपका यही परीक्षा में गलत कराएंगे। आगे देखते हैं, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे सीखेंगे लेकिन सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे, ये तो बात गलत है, बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे की बात कर दिया, मतलब बच्चा एक समान रूप से सीखेगा, ये बात रहता तो कुछ हद तक सही रहता। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, ये तो कल गलत है बात। अगर ये तो है नहीं, मातृभाषा में सीखेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, ये कन्फर्म है क्या? कभी ऐसा भी होगा कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे? आगे देखते हैं, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे, ये कुछ बात सही है क्योंकि वह मातृभाषा में जब बच्चे को सिखाया जाएगा तो आसानी से वे समझ पाएंगे और स्वयं को अधिक स्वीकृत करेंगे, मतलब अपने को एक सफलता का अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका साथ करेक्ट जाएगा क्योंकि यह सभी में पॉजिटिव बात कह रहा है, याद रखिएगा। यही पहचान है कि जो पेडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन सही लगते हैं और इसी में भ्रमवश आप एक दूसरे को सही उत्तर न चुन के गलत उत्तर के साथ आप चले जाते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकता है? याद रखिएगा, शिक्षक कोई है वह उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। याद रखिए, शब्द सीमा अगर कोई भी शिक्षक तय करेगा तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। शब्द सीमा कभी किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हैं। किसी भी लेखक बना रहे हैं ना बालक को, तो आप उसको शब्द सीमा नहीं बांध कर रख सकते हैं। शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके, ये बात सही है, तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, ये तो बात सही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी
लिखाई लिखने के लिए कहकर और केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियां पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर गलत बात। अब 2 और 3 में देखेंगे तो 2 3 की अपेक्षा काफ़ी पॉजिटिव बात कह रहा है। यह कह रहा है कि उनकी अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके और आगे जो भी कुछ थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं उनको सुधार करने के लिए उन्हें विशिष्ट टिप्पणी देंगे, कुछ अच्छी से अच्छी बातें बताएंगे, ऐसे आप सुधार करो। तो इस विधि द्वारा अच्छा से अच्छा कोई भी शिक्षक लेखक प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है, उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना और शिक्षिका को बीच में रोकना। याद रखो ना, जब आप इसको देख रहे हैं तो अली है, अली की जब शिक्षिका उसको बता रही हैं कि चिड़िया की देखभाल करनी चाहिए, उनको पानी दाने खिलाना चाहिए, तो अली एक लड़का है जो कि एक बाग में घूम रहा था और उसने एक घायल गिलहरी को देखा और घायल गिलहरी को उन्होंने सेवा किया। तो जो वह पढ़ा रही हैं शिक्षिका, वह बालक अपने जीवन से उसको जोड़कर सीख रहा है। याद रखिएगा, तो व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है। आगे देखिए, उसके ध्यान को खींचने की प्रवृत्ति नहीं है, बोलने के अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि कक्षा में सक्रिय, ये भी बात नहीं होगा। शिक्षिका को बीच में रोकना, ये भी बात नहीं है। उस बालक का लक्ष्य है कि जो शिक्षिका बता रही हैं उसको अपने जीवन से जोड़कर बताना, क्योंकि उस बालक ने भी उस गिलहरी की सहायता की थी। जिस तरह वो बता रही हैं कि जंगली जानवर जैसे जंगल में रहने वाले चिड़िया आदि हैं उनका सेवा करना चाहिए, इस आधार पर वो बालक बोल रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? तो शिक्षिका अगर समूह में किसी बालक को सीखने के लिए कोई भी चीज़ दे देती हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे देती हैं, और वह उनकी मतलब क्या भूमिका रहेगी, मतलब वो क्या करेंगी जब वो समूह में बच्चों को कार्य दे दिए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो सके और इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। याद रखेंगे, कभी भी बालक को ये आप कोई भी समय दीजिए, कोई भी कार्य दीजिए, तो समय का बार बार ध्यान दिलाना ये आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यह आपका निगेटिव बातें आएगा। बच्चे को बार बार कहना कि इतने समय में करके लाओ, उनके अंदर प्रतियोगिता जैसी भावना को बार बार जगाना ये गलत है। उत्तेजना इससे बालक के अंदर बढ़ेगी। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। कुछ बातें सही है कि प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता बनने होने पर बच्चों को मदद देना। बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है, पूछ रहा है, तो उसे बताना। मतलब जब वह समूह बना देंगी तो वह उस समूह में घूमेंगी और समूह में बच्चों के पास जा जा के देखेंगे किसको मदद की आवश्यकता है, यह बात कह रहा है। शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देना और उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठना नहीं चाहिए, बच्चों के बीच बार बार जाना चाहिए और देखना चाहिए बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बच्चे को कहाँ पे असहज महसूस कर रहे हैं। कि कक्षा में शोर नहीं करें, ये भी बात गलत है। और जब देखिएगा, जब कोई शिक्षिका किसी बच्चों को समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की भूमिका यही होगी कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आप देखिएगा, ये आपका सही है। देखिए, जब भी आपको मिले सभी ऑप्शन को पढ़िए और प्रश्न को पढ़िए, और ये काफ़ी इतने आसान होते हैं कि इनको ढूंढना आसान होता है, लेकिन कैसे आप ढूंढेंगे? प्रश्न को पढ़िए, फिर इसके बाद ऑप्शन को पढ़िए। देखिए, उस ऑप्शनों में भी चारों ऑप्शन सही दिखते हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया कौन आपके दिल और दिमाग में बैठता है, वही ऑप्शन आपके लिए सही कहा जाता है। आगे देखिएगा, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए, निरंतर परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए। तो याद रखिएगा, जब पढ़ना लिखना और सीखना आसान होता है, जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाए गलत बात है, निरंतर अभ्यास कराया जाए ये भी गलत बात है, जिसको हम आप कहते हैं कि निरंतर प्रैक्टिस से आदमी सीख जाता है, ये बात सीटेट एनसीईआरटी गलत मानती है। उन्हें वर्णमाला के ज्ञान के साथ जोड़ा जाए ये भी गलत है। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उसको सीखने वाला व्यक्ति किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए, तो वह सरल होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकती है? दृष्टिबाधित मतलब प्यारे वह अंधा है, वो उसको दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के आप इसका आंसर निकालिए।
देखिएगा, एक शिक्षिका है और वह एक छात्र है जो कि अंधा है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, वह सीखना चाह रहा है, तो उसको वह किस प्रकार से मदद करेंगी, याद रखिएगा। जब वह अंधा है तो वह देख तो पाएगा नहीं, तो देख पाएगा नहीं तो इसलिए गलत हो जाएगा। जब ए गलत होगा तो सभी आंसर सही होंगे नहीं। और याद रखिएगा और इस बात को समझिएगा, श्रव्य दृश्य तो होगा नहीं। जब वो देखता ही नहीं है तो श्रव्य दृश्य जैसे जैसे वो टीवी के सामने उसको बैठा दीजिएगा तो वो देख ही नहीं पाएगा, तो ये सीखने में उसका मदद कैसे करेगा। तो यह केवल टू केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा प्यारे। केवल टू केवल वह सुनकर सीखने की प्रक्रिया को देख सकेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दृष्टिबाधित है तो श्रव्य विधि द्वारा उसे मदद दी जा सकती है। आगे देखिएगा, आगे है भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। उचित नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं को याद रखिए। तो भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये बात सही है। एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे से वे संबंधित होती हैं। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं, ये भी बात सही है। भाषाई क्षमताएं कभी भी एक क्रम में नहीं सीखी जाती हैं। जैसे वह क के बाद ग भी सीख सकता है बालक, क के बाद म भी सीख सकता है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। अगर ये सही है तो ये बात गलत है, और गलत है तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चा को डांट डांट के अवसर प्रदान करें। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मतलब सिलेबस, और सहगामी क्रियाएं, साथ में जो बच्चे हैं, बालक हैं, जो टीचर है, उनका बारे में कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों के साथ मतलब कैसा पाठ्यचर्या उनका हो कि जो बच्चों को कौन सा अवसर प्रदान करे। अभिनय का अवसर, भाषा का प्रयोग, लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति। तो याद रखिएगा, जब बच्चे के साथ भाषा का प्रयोग का अवसर अगर मिलता रहे तो बच्चों की पाठ्यचर्या सहगामी होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनय का मतलब होता है कोई भी डांस जैसी क्रियाएं करना। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोल कर किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना। और लिखित अभिव्यक्ति, ये भी बात सही है, ये लिखित अभिव्यक्ति भी सही है, लेकिन याद रखिएगा जब बच्चा भाषा प्रयोग के अवसर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे तो बच्चा विद्यालय में पाठ्यचर्या जो उसकी होगी वह अधिक से अधिक सुलभ और आसानपूर्ण हो जाएगी। आगे देखते हैं, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रेडियो, टेलीविज़न, अंतःक्रिया और परीक्षाएं। भाषाई क्षमता, भाषाई क्षमता का है दोस्तों, तो याद रखिएगा भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेडियो तो भी है, टेलीविज़न भी है, याद रखिएगा। और अंतःक्रिया और परीक्षाएं, परीक्षाएं तो होगा नहीं भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, लेकिन याद रखिएगा रेडियो टेलीविज़न के साथ हम नहीं जाएंगे। जब बच्चा अंतःक्रिया करता है, अपने स्वयं इंटरेक्ट होता है, स्वयं अंतःक्रिया करता है, अपने स्वयं जुड़ता है, तो वह भाषाई क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक विकास इसका कब होता है कि जब बच्चा स्वयं इंटरेक्ट होकर किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। संदर्भ में व्याकरण पर जोर कैसे दिया जाता है। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। व्याकरण पर जोर, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, याद रखिएगा कंठस्थ एक निगेटिव बात है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषय वस्तु का अनुवाद करना, ये भी गलत बात है। और नियमों को अति सामान्यीकरण करना, नियम बात आ जाए दोस्तों भाषा में बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह निगेटिव वर्ड ही है दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा, टैग वर्ड ही निगेटिव है। कंठस्थ करना या नियमों को बार बार पढ़ना, ये बात गलत हो जाएगा, रटन प्रणाली पर आधारित हो जाएगा। तो संदर्भ में व्याकरण पर जोर किस लिए दिया जाता है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए काफ़ी दूसरे आंसर आप इसका निकाल रहे होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया। काफ़ी चर्चित ये क्वेश्चन है और काफ़ी मेहनत के बाद ये टाइपिंग हुआ है प्यारे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पूरी वीडियो आप देखें। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। उदाहरण से, उदाहरण जो एग्जाम्पल बोला जाता है, वहाँ से सामान्यीकरण की यात्रा क्या कहलाती है, तो यह जो कहलाती है दोस्तों वो आगमन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो भाषा अधिगम के सामग्री तैयार करना कहा है दोस्तों, तो प्रत्येक
प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। जटिल सामग्री नेगेटिव वर्ड याद रखिए, तुरंत इसको गलत करिए। सामग्री उपयोगिता पर पूर्ण तरीके से स्तरों के अनुसार होनी चाहिए, ये तो बात सही है। जैसे वह कक्षा 1 का बालक है तो उसको कैसा सिलेबस देना है, कक्षा 2 का बालक है तो कैसा सिलेबस देना है, ये बात तो कुछ सही है। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, याद रखिए गलत है। कक्षा 1 वाले बच्चे के लिए कक्षा 12 की बुकें आप नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे। किसी भी कक्षा में जो सामग्री है वह उसके अनुभव और उसके योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। याद रखिएगा, सामग्री उपयोगिता पूर्ण तरीके से स्तरों के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज जो आप श्रृंखला देखें 30 वीडियो की श्रृंखला आपकी पूर्ण हो चुकी। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। करते रहिए अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से आपको हार्दिक बधाई।